पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के बीच खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। बताया गया कि इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर जमीयत उलेमाए इस्लाम की एक रैली हुई थी, जिसमें काफी भड़काऊ भाषण दिए गए और इन भाषणों से गुस्साई भीड़ ने पास में ही मौजूद इस मंदिर पर हमला बोला। जमीयत उलेमाए इस्लाम की कमान कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है और इमरान के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। तो आस्था पर चोट, एक बार फिर से वहां पर मंदिर पर हमला किया गया और जो तस्वीरें हैं वो आपको विचलित भी कर सकती हैं। आप देखिए कि हजारों की तादाद में ये भीड़ थी और भड़काऊ भाषणों के बाद वहां पर हमला बोला गया। इमरान खान के शासन में हिंदुओं की आस्था पर हमले से भारत का गुस्सा एक बार फिर से भड़क गया। पाकिस्तान में एक बार फिर मंदिर तोड़ने का वाकया सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब हैं। शहनवाज जी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर मंदिर तोड़ने की बात सामने आई है और विजुअल्स भी आ रहे हैं पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, क्या कहेंगे आप? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह एक मंदिर को तोड़ा गया, जला दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, मजम्मत करती है और वो तालिबान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे कहती है कि आप ये नकली चेहरा जो आप दिखाते हो, असली चेहरा पाकिस्तान का बेनकाब हो गया है कि वहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि भारत में हर मज़हब के लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वहाँ हिंदू भाइयों के साथ ऐसे ही सिख भाइयों के साथ इतना जुल्म ज़्यादती हो रहा है और उसके बाद उनके धार्मिक स्थल को तोड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। उनको आवाज़ उठाने का हक नहीं है। पाकिस्तान को पूरे दुनिया में बेनकाब करेंगे और जिस तरह की हरकत की है उसके लिए इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए और वो मंदिर को फिर से वहाँ बनाना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हिंदुओं के खिलाफ उनके मन में जो जहर भरा जाता है, हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार मुसलमानों को भड़काया जाता है, हिंदुओं के लिए नफरत पैदा की जाती है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार एक के बाद एक हो रहे हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने पिछले 1 साल के अंदर अपनी मिसाइल ताकत दुगनी कर ली। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में जुटी थी, तब वो बारूद से बर्बादी फैलाने की साजिश रचने में जुटा था। उसके इस दावे के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के आका हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी कि अगर किसी ने भी उसके ठिकानों पर निगाहें टेढ़ी की तो वो उसका जवाब अपने पास मौजूद घातक मिसाइलों से देगा। उसका यह इशारा सीधा इजराइल की तरफ है, जिसने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू के जरिए उसने न सिर्फ इजराइल को हमले के लिए चेताया, बल्कि घर में घुसकर उसके सैनिक ठिकानों को तबाह करने तक की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, उसने अपनी ताकत के दम पर इजराइल में कहीं भी बम बरसाने और फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जे तक का दावा कर दिया। ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन ने कासिम सुलेमानी का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी इसी साल जनवरी में अमेरिकी हमले में मारे गए थे। अलीगढ़ के शहीद सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई कर दी गई। शहीद नेत्रपाल सिंह 23 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए धमाके में घायल हो गए थे, लेकिन इलाज के बाद उनको नहीं बचाया जा सका, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर अलीगढ़ के उनके गांव पहुंचाया गया। शहीद के गांव पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सैकड़ों लोग उनके आखिरी दर्शनों के लिए इकट्ठा हो गए। प्रदेश सरकार के मंत्री एवं प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि दी, जिसके बाद आखिरी विदा के लिए शहीद को शमशान ले जाया गया। वहां मौजूद जवानों ने शहीद के सम्मान में हवा में गोलियां दागी। शहीद नेत्रपाल गांदरबल में हुए ग्रेनेड हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
यमन के एक एयरपोर्ट पर हुए जोरदार धमाके ने वहां के लोगों को दहशत से भर दिया। इस धमाके में 13,000 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना तब घटी जब रनवे पर खड़े एक विमान से वहां की सरकार के नए मंत्री उतर रहे थे। तभी एडन एयरपोर्ट पर मंत्रियों के विमान के ठीक सामने जोरदार धमाका हो गया। धमाका होते ही वहां मंत्रियों के स्वागत के लिए मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। जिस जगह पर बम फटा वहां से धूल और धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इससे पहले एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच नए मंत्रियों को लेकर विमान रनवे पर उतरा। ये सभी मंत्री राजधानी सना से शपथ लेने के बाद एडन लौटे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उनके विमान से उतरने से पहले ही वहां जोरदार धमाका हो गया और वहां की तस्वीर बदल गई। बिहार के समस्तीपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। ये लुटेरे वहां बंधन बैंक की एक ब्रांच में ग्राहक बनकर घुसे थे, लेकिन अंदर पहुंचते ही उन्होंने बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुसते दिखाई दिए। वो एक काउंटर के सामने पहुंचे और वहां मौजूद बैंक कर्मचारी से कुछ बात करने लगे, लेकिन तभी एक ने पिस्तौल निकाल ली और बैंक कर्मचारी के साथ वहां मौजूद महिला को भी धमकाने लगा। यही नहीं, उसने उनके सामने ही पिस्तौल को लोड भी कर दिया। बदमाशों के हाथ में हथियार देख बैंक कर्मचारी बुरी तरह डर गया और उसने अपने पास मौजूद पूरी रकम लुटेरों के हवाले कर दी। हालांकि बैंक लूटने की इतनी तैयारी करने के बावजूद उनके हाथ करीब 35,000 रुपए ही लगे। दिन दहाड़े लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एमपी के रतलाम में जन्मदिन की एक पार्टी में हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, क्योंकि इन लोगों के हवा में फायरिंग करने का जो वीडियो सामने आया उसमें एक मकान की छत पर ये सभी लोग एक एक कर बंदूक से फायरिंग करते दिखाई दिए। इनमें एक महिला भी शामिल थी। जिस बंदूक से इन आरोपियों ने जन्मदिन के मौके पर फायरिंग की उसका लाइसेंस किसी शख्स के नाम पर है, उसकी तलाश भी जारी है। 6 लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज की है और विवेचना की जा रही है। फिलहाल पुलिस के कब्जे में यह बंदूक नहीं है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि वो इस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बलिया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां प्रशासन की मौजूदगी में ही 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। ग्राम पंचायत में विकास के कामों की शिकायत करने पर वहां प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। लोगों ने वहां मौजूद अधिकारियों और पुलिस वालों की भी कोई परवाह नहीं की, बस एक दूसरे पर लात घूंसे और मुक्के बरसाने लगे। कुछ ही देर में गांव का वो खेत अखाड़े में बदल गया। एक दो नहीं, दोनों गुटों के दर्जन भर से ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश करते दिखे। मारपीट कर रहे लोगों ने एक दूसरे को खेत में ही गिरा गिरा कर पीटना शुरू कर दिया। इस महाभारत में बुजुर्ग और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। गांव वालों के ये तेवर देख अधिकारियों ने भी जांच करना छोड़ वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में मोबाइल टावरों में हो रही तोड़फोड़ के पीछे चीन का हाथ होने के संकेत मिले। दावा किया जा रहा है कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर को धराशायी करने के पीछे चीन की यह साजिश हो सकती है, जिससे एक तरफ देश में विदेशी निवेश का रास्ता रोका जा सके और दूसरी तरफ चीन की कंपनियों के उपकरणों पर देश की निर्भरता बढ़े। चीन की कंपनियों को सबसे ज्यादा संचार और मोबाइल के क्षेत्र में ही प्रतिबंध झेलने पड़े हैं। ऐसे में अगर भारत के भीतरी आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन का फायदा चीन को होता है तो इससे भारत की सारी मशक्कत कुंद हो जाएगी। आंदोलन के नाम पर टावर तोड़ने का खेल तब हुआ जब देश की टेलीकॉम कंपनियां स्वदेशी उपकरणों से 5G नेटवर्क तैयार करने में लगी हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन का है, क्योंकि अब तक देश में मोबाइल कम्युनिकेशन का पूरा ढांचा चीन की कंपनियां लगाती रही हैं। चाइना चाहता है कि उसको जो है मिल जाए, यहाँ पे अपना नेटवर्क का काम मिल जाए, उसको टावर लगाने का ठेका मिल जाए। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में 1,500 से ज्यादा मोबाइल टावरों को उपद्रवियों ने किसान आंदोलन के नाम पर तोड़ दिया और फाइबर केबल के जाल को नुकसान पहुंचाया गया। मोबाइल टावरों तक पहुंचने वाली बिजली की सप्लाई रोक दी गई और जनरेटर तक चोरी कर लिए गए। लिहाजा बीजेपी ने पंजाब सरकार पर उपद्रवियों को शह देने का आरोप लगा दिया। कि पंजाब गवर्नमेंट साजिश कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी। यहां तक कि उद्योगों के संगठन पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को लगता है कि देश में कुछ लोग चीन की कठपुतली बने हुए हैं। चीन की नजर तो हर तरफ से है, वो नेपाल की तरफ से भी कुछ ना कुछ पंगा लेता रहता है
और हमारे कुछ घर के भेदी हैं जिनको वो सपोर्ट करता है। इस उपद्रव में नुकसान केवल टेलीकॉम कंपनियों का नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले पंजाब के बच्चों का भी हुआ और वर्क फ्रॉम होम करने वाले युवाओं का भी, क्योंकि कई जिलों में टावर तोड़े जाने की घटनाओं के बाद मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके बाद रिलायंस जियो ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को एक चिट्ठी लिखी और टेलीकॉम टावरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील की। कंपनी ने इन हमलों को एक सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। कंपनी का दावा है करीब 1500 टावरों पर हुए हमलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जबकि खतरा केवल संपत्ति का ही नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैले कंपनी के कर्मचारियों के जीवन पर भी है। रिलायंस जियो के पास पंजाब में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है, जिसमें करीब 9000 टेलीकॉम टावर और 250 से ज्यादा दफ्तर और शोरूम है। मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में रिलायंस ने अलग अलग उद्योगों में अकेले पंजाब में 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया, जिससे राज्य में न केवल उद्योग धंधे आए बल्कि हजारों लोगों को रोजगार मिला। ऐसे में कंपनी को सुरक्षा देने और कारोबार के लिए भय मुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी राज्य के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री की है, ऐसा बताया। पीएम मोदी राजकोट एम्स की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के राजकोट में 200 एकड़ में बनने वाले एम्स अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 2021 में होने वाली सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 6 बजे इसकी घोषणा करेंगे। आईपीएस अधिकारी और महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया। मुंबई से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को टक्कर मार दी, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। यह हादसा दोपहर के वक्त हुआ, जब ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने डंपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने की बजाय उस बेकाबू डंपर ने उसे बुरी तरह रौंद दिया। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तेजी से गुजरती नजर आई। तभी उस सड़क पर तेज रफ्तार डंपर ने वहां तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को जोरदार टक्कर मार दी। डंपर से टकराने के बाद वो कुछ दूर तक सड़क पर घिसटते चला गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। फौरन उस पुलिसकर्मी को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पिता ने अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी पर गोलियां बरसा दी। लड़के वालों के मुताबिक लड़की के पिता ने दोनों की शादी करवाने का झांसा देकर उन्हें वहां बुलाया था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, लड़की के घर वालों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। जब तक प्रेमी और उसके घर वाले माजरा समझते, लड़की के पिता ने पिस्तौल निकालकर लड़के को गोली मार दी। फायरिंग होते ही प्रेमी और उसका भाई जान बचाकर भागने लगे, लेकिन लड़की के घर वालों पर तो जैसे खून सवार था। उन्होंने बीच सड़क पर उन्हें दौड़ाते हुए गोली मार दी। यही नहीं, कुछ देर बाद वो दोबारा गाड़ी की तरफ लौटे और उसके अंदर बैठी अपनी ही लड़की को भी गोली मार दी। इस हमले में लड़की और उसके प्रेमी के भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका प्रेमी भी बुरी तरह घायल हो गया। लड़की पूजा की डेड बॉडी गाड़ी के अंदर मिली है और लड़का का इंफॉर्मेशन मिला कि भी वो ब्रो डेड पीजीआई में पहुंचा है। जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच शुरू की। दक्षिण चीन सागर में अपनी सीमा बढ़ाने की चाल से चीन बाज नहीं आ रहा। अब उसने समंदर के बीचों बीच अपनी नौसेना का एक अड्डा बना लिया, ताकि वहां से वो न सिर्फ अपने दुश्मनों पर नजर रख सके, बल्कि वहीं से वो अपनी साजिश को अंजाम भी दे सके। चीन की हरकत पर ताइवान पहले ही उसे मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर चुका है। वहीं अमेरिका के जंगी जहाज भी दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाते रहते हैं, जिसे देखते हुए चीन ने भी गीदड़ भभकी देने में देर नहीं लगाई और दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना का बेड़ा ही उतार दिया। चीन की ये बौखलाहट अमेरिका और ताइवान की तैयारियों की वजह से है, क्योंकि दूसरे देशों की जगह हड़पने में माहिर चीन को जब भी किसी देश का जंगी जहाज या लड़ाकू विमान समंदर में दिखता है, वो तिलमिला उठता है। इसलिए वो अपनी ताकत की झूठी नुमाइश करने में जुट जाता है। चीन की इसी दादागिरी की वजह से उसका वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई जैसे पड़ोसी देशों से विवाद भी है। ये सारे देश दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर दावा रखते हैं और ये चीन के सामने घुटने टेकने को राजी नहीं। अमेरिका समेत इन सभी देशों ने उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। चीन की वजह से पैदा हुआ ये तनाव एक खतरनाक जंग को दावत दे रहा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने केमिकल और जैविक हथियारों को आजमाने के लिए ईसाइयों पर जुल्म ढा रहे हैं।
ब्रिटेन के अखबार द डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया में ईसाइयों का हाल वैसा ही हो गया है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों का था। बताया गया कि जैसे ही वहां प्रशासन को किसी के ईसाई होने की भनक लगती है, उस शख्स को लेबर कैंप में भेज दिया जाता है, जहां या तो उस आदमी को अपने धर्म को छोड़ने और किम जोंग उन को अपना भगवान मानने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर उन पर केमिकल और जैविक हथियारों का ट्रायल चलता है। और अगर कोई ईसाई धर्मगुरु या कट्टर ईसाई प्रशासन के हाथ लग गया तो फिर वो तो अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि वो कैंप के बाहर की दुनिया दोबारा देख ही नहीं पाते। रिपोर्ट का दावा है कि उत्तर कोरिया की 3 लाख ईसाइयों की आबादी में 50 से 70 हजार इन कैंपों में सड़ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ किया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। इन परीक्षाओं की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले शिक्षा मंत्री ने यह बताया कि ये पहले की तरह सेंटर में जाकर देनी होंगी। ऑनलाइन एग्जाम का कोई विचार नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की और वहां से काफी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चेन्नई में पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 80 के दशक में भारत के लिए 9 टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले थे। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में कोरोना का टीका लगाने के लिए पहला वैक्सीन सेंटर बनकर तैयार हो गया। इस वैक्सीन सेंटर में कोरोना का टीका रखने, उसे लगाने और लोगों को सैनिटाइज करने से जुड़े तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। ये एक छोटा सा टेबल यहाँ पर तैयार किया गया है। दावा किया गया कि कोरोना का टीका उपलब्ध होने पर यह वैक्सीन सेंटर महज 10 मिनट के अंदर शुरू हो सकता है। हमारे को वैक्सीन अभी मिल जाती है तो 10 मिनट के बाद ये वैक्सीन सेंटर चालू हो सकता है। डेविड वार्नर की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हो गई। वो भारत के साथ होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले वार्नर चोट की वजह से दूसरे वनडे मैच में बाहर हो गए थे, जिसके बाद वो तीसरे वनडे, T20 सीरीज और शुरुआती 2 टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए। यूपी के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीमी के मकान पर कार्रवाई कर उसे गिरा दिया। आरोप है कि बिना नक्शा पास करवाए अवैध तरीके से इस मकान का निर्माण करवाया गया था, जिसे गिराने में प्रशासन ने जरा भी देरी नहीं की। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 3 खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गई। 2 मशीनें अतीक अहमद के करीबी की बनाई गई इमारत को तोड़ने में जुट गई, तो एक ने मकान के चारों ओर बनाई गई दीवार को तोड़ने का जिम्मा उठाया। कुछ देर की कार्रवाई के बाद अतीक अहमद के करीबी का आशियाना मलबे में तब्दील हो गया। प्रशासन की कार्रवाई के समय वहां किसी तरह का हंगामा ना हो, इसलिए भारी तादाद में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। यदि सरकारी भूमि होगी कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे, किसी अन्य की भूमि होगी उसको ट्रांसफर कर लेंगे। और खबर है कि आशिक नाम के जिस अपराधी का मकान गिराया गया वो कई मामलों में जौनपुर की जेल में बंद है। प्रशासन ने जानकारी दी कि अपराधियों के अवैध निर्माण के खिलाफ उसकी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। पंजाब में मोबाइल टावरों पर हो रहे हमलों पर उद्योगों के संगठन एसोचैम इंडिया ने गहरी नाराजगी जताई। एसोचैम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री से इस तरह के हमलों को रोकने की अपील की गई। इस भावुक चिट्ठी में कहा गया कि इस तरह के हमलों का नुकसान टेलीकॉम उद्योग को तो होगा ही, सभी उद्योग भी राज्य में निवेश से बचने लगेंगे। यह भी लिखा गया कि इससे पहले तक पंजाब निवेश के लिहाज से उद्योगपतियों के लिए मुफीद राज्यों में था, जबकि इस आंदोलन के बाद लोगों की राय बदल सकती है। किसानों के आंदोलन के कारण बंद हुए रास्तों की वजह से रोजाना 3000 से 3500 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। एसोचैम ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों से कृषि सुधार कानूनों पर मतभेद जल्द खत्म करने की अपील भी की और उद्योगों की तरफ से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। दरभंगा में करोड़ों की लूटपाट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। बिहार के दरभंगा में 5 करोड़ का सोना लूटने समेत मुजफ्फरपुर में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उसका भाई भी दरभंगा से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी के अयोध्या में एक साधु की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 3 दिन पहले के इस वीडियो में लोगों के साथ कुछ महिलाएं भी उस साधु पर डंडे चलाती नजर आईं। यूपी के चंदौली में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई।
इस आग की चपेट में आकर वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। कोरोना फैलने के 1 साल बाद भी दुनिया इस महामारी से उबर नहीं पाई है, लेकिन इस वायरस को फैलाने वाले चीन की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद कई देशों में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई, मगर चीन में तो 2021 के स्वागत की तैयारियां पूरे शबाब पर है। और कार्यक्रम भी कोई छोटे मोटे नहीं, बल्कि ऐसे भव्य कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ऐसी चकाचौंध की लोग जानलेवा कोरोना को भुला ही बैठे। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से सामने आई तस्वीरों में नए साल के इस शानदार कार्यक्रम के लिए विशाल स्टेज बना नजर आया। वहां सैकड़ों कलाकार एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते दिखे। वहीं राजधानी बीजिंग में भी नए साल के कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। नामचीन एक्टर, डांसर और गायक गायिकाओं ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम को और खास बनाने के लिए दमदार स्पेशल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। जो था ही नहीं, स्टेज पर उसका भी माया जाल बुन दिया गया। मतलब पैसा तो पानी की तरह बहाया गया। कॉन्सर्ट में चीन की छोटी से छोटी उपलब्धि का भी डंका जोर जोर से पीटा गया। तस्वीरों में कार्यक्रम की शान शौकत और तड़क भड़क को देखकर यह कहना मुमकिन ही नहीं था कि दुनिया में कोरोना नाम का कोई वायरस भी है। असम के गुवाहाटी से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जंगल से भागा एक तेंदुआ लोगों पर हमला करता दिखाई दिया। बताया गया कि पिछले 2 दिनों से उस इलाके में घूम रहे उस तेंदुए की वजह से लोग दहशत में थे और वन विभाग की टीम लगातार उसे पकड़ने में जुटी थी। तभी वो तेंदुआ वहां के एक स्कूल में दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गए। स्कूल का एक सुरक्षा कर्मी भी उनका साथ देते दिखाई दिया। इसी बीच उस तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। वो दोनों उसके बेहद करीब थे, जिसमें एक आदमी तो जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरा उस पर डंडा बरसाता नजर आया। तस्वीरों में दिखा कि तेंदुए ने हमला कर वन विभाग के कर्मचारियों को भी डरा दिया। वो इधर उधर भागते दिखाई दिए। इसके बाद मौका पाकर जमीन पर गिरा वो आदमी वहां से तेजी से भागा। वहीं तेंदुआ भी स्कूल की बाउंड्री फांदकर वहां से भाग गया, लेकिन उसने 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उन सभी घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया। केंद्र के बनाए कृषि सुधार कानूनों के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस की अगुवाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने की, जो तीनों कानूनों के विरोध में कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। इस जुलूस में बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग हाथों में जलती हुई मशाल लेकर शामिल हुए, जबकि प्रदर्शन में शामिल कई कार्यकर्ताओं ने तो हाथों में पोस्टर लेकर किसानों के समर्थन में खूब नारेबाजी की। इन लोगों ने संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। ये जुलूस यूथ कांग्रेस के दफ्तर से शुरू होकर जंतर मंतर पर खत्म हुआ। श्रीनिवास कह रहे हैं कि मोदी सरकार को जगाने के लिए, कृषि कानून वापस लेने के लिए पूरे देश में यह मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। खबर है कि पीएम अगले महीने बंगाल दौरे पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक खत लिखा और ये छूट दे दी कि वो नए साल के जश्न पर हुड़दंग को रोकने के लिए 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू समेत कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं। हालांकि इस दौरान यात्रियों के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। केंद्र ने यूरोप में कोरोना के बढ़ रहे नए खतरों की वजह से ये फैसला लिया है। कानपुर पुलिस ने लोगों को कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी से बचने की सलाह दी। इससे पहले कई लोगों ने ठगों पर फोन के जरिए कोरोना टीके के रजिस्ट्रेशन के नाम पर जरूरी जानकारी मांगने का आरोप लगाया। दावा है कि ये जानकारी मिलने के बाद ठग बड़ी ही आसानी से उन लोगों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं। अपनी निजी और गोपनीय जानकारी मैं अनुरोध करता हूं पब्लिक से कि वो इस तरह के लोगों के साथ शेयर ना करें। टीएमसी सांसद नुसरत जहां राजस्थान के अजमेर पहुंची और वहां अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रार्थना की। बहुत छोटी उम्र से यहाँ आ रही हूँ और जो भी दिया हुआ है सब बाबा का दिया हुआ है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम से जुड़े ट्वीट पर सियासी पारा चढ़ गया। उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के एक बयान का हवाला देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को लगता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती तो वो उसका सॉफ्टवेयर सार्वजनिक क्यों नहीं करते। जिसके बाद बीजेपी ने दिग्विजय के बयान को चुनावों में हार की हताशा से जोड़ दिया। दिग्विजय सिंह जी, ईवीएम में दोष नहीं है, आपकी पार्टी में दोष है। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम के तहत प्रशासन ने अपराधियों पर नकेल कसनी जारी रखी।
और देवास में नशे का सौदागर कहे जाने वाले भगवान सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में माफिया राज खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को कड़े आदेश दिए हैं, जिसका असर देवास में भी दिखा, जहां जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने नशे के कारोबार से जुड़े भगवान सिंह के मकान पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की टीम ने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसके घर की एक एक दीवार गिरा दी, जबकि कुछ हिस्सों पर प्रशासन के लोगों के हथौड़े भी चले, जिसके बाद पूरा मकान गिरा दिया गया और वहां ईंट और पत्थरों का ढेर लग गया। इस समय भगवान सिंह जेल में बंद है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका मकान गिराया गया। प्रशासन के मुताबिक वो पिछले कई साल से गांजे और अफीम की स्मगलिंग से जुड़ा है। यही वजह रही कि उस पर केवल कानून का शिकंजा ही नहीं कसा, बल्कि उसका मकान भी तोड़ दिया गया। विगत 5 सालों से ये अवैध कारोबार कर रहा है, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 4 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एंटी माफिया अभियान के तहत हर जिले के अधिकारियों से बात करेंगे। इस बातचीत में अफसरों को बताना होगा कि उन्होंने अपने जिले से माफिया राज खत्म करने के लिए क्या क्या किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रशासन ने वहां के एक नामी बदमाश के अवैध ठिकानों को ढहा दिया। पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में भूमाफिया और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में जबलपुर के शेखर सोनकर पर भी प्रशासन ने शिकंजा कस दिया। शहर के कई इलाकों में बने इस बदमाश के अवैध मकानों को मशीन की मदद से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। बताया गया कि उस बदमाश के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और उसने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा था। इसके साथ ही प्रशासन ने दावा किया कि बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बहुत सारे अपराधियों को हमने चिन्हित कर लिया है और हम लगातार इन पर कार्रवाइयां करेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया ताकि कोई हंगामा न हो सके। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव होने का एक मामला सामने आया है। moneycontrol.com की रिपोर्ट के बाद की रिपोर्ट है कि अमेरिका के सैन डिएगो में एक स्वास्थ्यकर्मी को फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगाए जाने के 8 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। खबर है कि जिस दिन उसे ये वैक्सीन दी गई उस दिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। फिर 2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और जांच करवाने पर 8वें दिन पता चला कि वो कोरोना की चपेट में आ चुका है। इन 8 दिन तक उस स्वास्थ्यकर्मी की ड्यूटी वहां के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में थी। इस घटना से वहां के लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि फाइजर कंपनी ने सबसे पहले यह दावा किया था कि उसकी वैक्सीन कोरोना पर 95% तक असरदार है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा एकेडमी ने WHO को एक बार फिर खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। मुंबई के इस संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद ये मांग उठाई है। एकेडमी की तरह से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है, विश्व संस्था की ओर से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। लिखा है WHO को रजा एकेडमी ने, क्या है वो पत्र, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं मुफ्ती मंजर हसन अशरफी मिसबाही रजा एकेडमी। आज जो WHO को रजा एकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फ़हरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए, ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। वहीं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कोरोना वैक्सीन पर विवादों को गलत बताते हुए कहा कि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ऐसी अफवाह से बचना चाहिए। देखिए, रजा एकेडमी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है और उसने हिंदुस्तान के अपलिफ्टमेंट के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए कि कोरोना वैक्सीन को पब्लिक इशू बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में मामूली विवाद में कांग्रेस नेता समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां बवाल हो गया। डबल मर्डर की इस सनसनीखेज वारदात के बाद घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
जिसके बाद उन लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में रात के वक्त आरोपी के घर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी। अगली सुबह घर वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। बवाल बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद गुस्से से तमतमाए लोगों ने पुलिस को घेर लिया। कई लोग पुलिस वालों से बहस करने लगे। जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो भड़क गए। क्या करेंगे आपका आश्वासन लेके, फिर मार के चला जाएगा हमको। यही नहीं, घर वालों ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आत्महत्या तक की धमकी दे डाली। अगर 7 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हत्या कर लूंगा। सड़क पर धरना दे रहा एक आदमी तो पुलिस अधिकारियों से आरोपी को गोली मारने का आदेश देने के लिए कहने लगा। मारने के लिए धमकी देके गया है, आप क्यों नहीं शूट आउट का ऑर्डर दे रहे हैं? वहीं इस घटना के बहाने कांग्रेस ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर लिया। जिस व्यक्ति ने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो खुलेआम सत्ता का संरक्षण प्राप्त किए हुए है। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया। कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में बढ़ते मरीजों के बीच वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से जल्द ही कोरोना की वैक्सीन को हरी झंडी मिल सकती है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट जिस वैक्सीन को बनाने पर काम कर रहा है उसी वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी दे दी गई। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई जा रही है, जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका को हरी झंडी मिलते ही भारत में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कई विभागों की ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई। DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक के बाद 1 जनवरी को, यानी केवल एक दिन बाद, अगली बैठक तय की गई। ये वो कमेटी है जो किसी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को सबसे पहले हरी झंडी देती है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की कीमत कम है और अब तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अमेरिका के ओहायो में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक ने अपने साथ बदसलूकी करने वाले एक श्वेत को ऐसा सबक सिखाया है कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुआ यह कि एक दुकान पर यह श्वेत अमेरिकी बार बार नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहा था। फिर क्या था, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने इसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन हाथ उठाने से पहले वो वीडियो में बेहद शांत दिखा। श्वेत अमेरिकी उसे लगातार गाली देता रहा, लेकिन फिर भी अफ्रीकी मूल का अमेरिकी एक शब्द भी नहीं बोला। खून का घूंट पीकर चुपचाप अपनी बेइज्जती वो सहता रहा। लेकिन वो भी कब तक ताने सुनता। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जवाब देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय श्वेत अमेरिकी फिर उसे उकसाने लगा। इसके बाद तो अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी ने अपने हाथ में पकड़े आइस टी के कैन को गाली दे रहे शख्स के मुंह पर दे मारा। हमला इतना जोरदार था कि कैन खुल गया और वो आदमी जमीन पर जा गिरा। वैसे तो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन यहां तो मार खाकर भी उस आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं आई। वो उठा और 2-2 हाथ करने लगा, लेकिन अफ्रीकी मूल के अमेरिकी ने उसे जमीन पर गिरा गिरा कर फिर मारा। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि इतनी मारपीट के बावजूद बीच बचाव करना तो दूर, दुकानदार और वहां मौजूद ग्राहक बिल्कुल बेपरवाह नजर आए। वो अपनी खरीदारी करते रहे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने 3 दिन पहले हिरासत में लिए 4 लोगों से बरामद बमों को नष्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक खाली जगह चुनी जहां पर उन बमों को नष्ट किया गया। जिन लोगों से ये बम बरामद हुए वो आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का काम करते थे और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल भी थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो मेंढर सेक्टर में कुछ मंदिरों को निशाना बनाने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा बल ने उन्हें हिरासत में लिया और उनसे बरामद हुए बमों को नष्ट करने में भी सफल रहे। कृषि सुधार कानूनों पर किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 जनवरी को एक बार फिर बैठक हो। इससे पहले 7वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बन गई। यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली, जिसमें करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया
और कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी। हर बार की तरह इस बार भी बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे और सरकार के दोनों मंत्रियों ने किसानों के साथ कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने भरोसा दिया कि बैठक सही माहौल में हुई। यही नहीं, उन्होंने जानकारी भी दी कि किसान नेताओं और सरकार के बीच 2 मुद्दों पर बात बन गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है। सरकार ही नहीं, बैठक से बाहर आए किसान नेता भी बातचीत से संतुष्ट लगे। ओ परमात्मा कृपा करूंगा, सच्चे पातशाह 4 तारीख को हो सकता मसला। कौन सी? हालांकि किसान संगठनों ने अभी आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जहां ये लोग आंदोलन कर वहां जाने को तैयार हैं और आज कहीं न कहीं बर्फ पिघली है सरकार और किसानों के बीच में। लेकिन दोनों पक्षों के रवैये से इस बात के संकेत मिले कि मुलाकात अच्छी रही।